आप सभी श्रोताओं को आपके दोस्त रमनप्रीत सिंह का नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट में इस बार हमारी मेहमान हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका दिलराज कौर जी, जिनसे बातचीत की है हमारी साथी शिवा राकेश ने। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ शिवा राकेश और आज हमारे साथ है एक ऐसी खास शख्सियत जो न केवल लखनऊ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, बल्कि एक ऐसी आवाज जिसको न जाने कितनी ही बार आपने रेडियो पर गीतों के माध्यम से गूंजते हुए सुना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका दिलराज कौर। बहुत बहुत स्वागत दिलराज जी। सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ और उनको अपने तहे दिल से उनको नमस्कार करती हूँ, आदाब अर्ज़ करती हूँ। जो कहिए सब कुछ उनके लिए है और मैं लखनऊ से तो मेरा नाता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा, क्योंकि मैं लखनऊ के बारे में ज़ोर शोर से बात करती हूँ। सब मुझे कहते हैं आप इतने प्यार से बात करती हैं, आपका बात करने का तरीका, आपके जो जज्बात हैं वो इतने प्यारे हैं। तो हमने कहा जी हमारे तो हैं, ये हमारा लखनऊ है और आप लखनऊ जाइए, आपको सभी लोग ऐसे बात करते हुए मिलेंगे। न जाने कितने ऐसे कदम हैं जो लखनऊ की गलियों से होते हुए बॉलीवुड की जगमगाती फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और आज फन के आकाश के झिलमिलाते सितारे हैं। और ऐसी ही हैं हमारी दिलराज कौर। दिलराज जी, आपका लखनऊ आना हुआ मुझे कहना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि दरअसल आपका लखनऊ से नाता कभी टूटा ही नहीं, आप लखनऊ की ही हैं, लेकिन फिर भी जाना तो होता है और जब वापसी होती है तो कैसा महसूस होता है? इतना अच्छा लगता है कि बयान नहीं कर सकती। एंड ऐसे हो जाता है कि कई बार एज इफ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम इवेंट, कोई बहाना तो मिले और मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। अभी भी मेरे पास बहुत शॉर्ट नोटिस था, पर मुझे लखनऊ के लिए मेरे पास हमेशा से टाइम था, आज भी है और हमेशा रहेगा, और मैं यहाँ से कभी गई ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं दिलराज जी। एक बहुत छोटी सी उम्र से आपने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से संगीत सीखा, लखनऊ से आपका जुड़ाव रहा और आपने ज़माने गुजरते देखे हैं, संगीत को बदलते देखा है और मूल्यों को भी बदलते देखा है। न जाने कितने ही नए आर्टिस्ट ने आपके गानों को रिक्रिएट भी किया है और ये सब आपके सामने हो रहा है। नई जनरेशन से क्या कहना चाहेंगी और इन नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या सोचती हैं आप? वो तो अपनी जगह कंप्लीट है अपने में, तो उनको तो मैं क्या ही कहूँगी, क्योंकि सब जो नई पौध आती है उसके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, जज्बात होते हैं, तो वो अपने जज्बात अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी, बहुत खूबसूरत चीज़ है और हम उसको दिलो जान से, उसके लिए भी हम हाजिर हैं, उनको प्यार करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ पाई कि जो आर्ट है आपका, या कह लीजिए संगीत, ये समय का रिफ्लेक्शन है। यही बात मेरे सुनने में आई जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर भातखंडे कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि जितनी भी ये जो संस्कृति है, ये एक ग्रेस ऑफ गॉड, ये आपको ईश्वर की एक बहुत खूबसूरत, कहना चाहिए उसकी महिमा, वो जब कृपा करते हैं तब ये चीज़ आपको मिलती है। तो वो कह रहे थे वी मस्ट रिकग्नाइज इट, वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। तो ये कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही और मैं उनसे पूरी तरह इस चीज़ को मैं मानती हूँ। तो वो जो दौर था उसमें उस वक्त के जज्बात पेश हो रहे थे, जो सोसाइटी थी उस वक्त, जैसे फिल्में कैसी बनी, सुजाता आने वाली समझ, क्योंकि वह अछूत कन्या थी, उसको किस तरह से जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने उसको पेश किया। इसी तरह से वो आई फिल्म हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। नया दौर आया, वो जो रोड्स पे तांगे चलते थे वही स्ट्रगल दिखाई गई और उसमें भी ये जज्बात पेश हुए। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, कोई अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। तो ये जज्बात जो है बहुत कुछ कह रहे हैं उस दौर का। और आप देखें कि वक्त ने हमेशा इस आर्ट के थ्रू, कला संस्कृति के थ्रू बहुत कुछ मैसेजेस दिए। हमको ट्यून इन करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा लगता है कि हमको ज़रूर ट्यून इन करना चाहिए। खामियां पहले भी रही, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, क्योंकि हर तरह के लोग रहे हैं संसार में। जैसे हमारे तमाम स्क्रिप्चर्स में भी जिक्र आता है, दानव भी थे, देवता भी थे, तो इसी तरह से ये दौर भी चल रहा है। इसमें मशीनी युग होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। पहली बात तो यह है कि जो इंसान के अंदर उस प्रभु का अंश है, जिसको कबीर साहब ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया है, कहो कबीर ए राम की अंश। राम कौन सा? जो उन्होंने कहा कि राम जो हर जगह रमा हुआ है। 4 राम बयान किए उन्होंने। कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम
राम घट घट में बैठा, एक राम तिन्हू का पसारा, एक राम सबहू ते न्यारा। तो जो सबसे न्यारा राम है उसकी बात वो कर रहे हैं कि आपके अंदर है, उससे कनेक्टेड रहिए। संगीत क्या करता है, आपको आपकी आत्मा से जोड़ देता है। जब आप शांत होके बैठते हैं और आप संगीत साधना या संगीत सुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम सा सुर लगाते हैं, तो जब आप उस पे ठहराव के साथ उसको प्यार से आप गाते हैं या कहते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो ध्वनि आपके ऊपर असर कर रही है। तो अगर जिससे आप जीवित हैं, या ये ऐसे है कि जैसे एक बड़ा पानी का टैंक हो, वहां से पानी आ रहा है और पाइप्स में जा रहा है, अगर वो टैंक का कनेक्शन तोड़ दिया जाए तो पानी तो आएगा नहीं, नल सूख जाएगा। इसी तरह से ये शरीर भी फिर गिव इन करता है, दे छूट जाता है, क्योंकि इसको जो चीज रखे हुए है, जिंदा रखे हुए, अगर वही नहीं देंगे तो वो कैसे चलेगा। और जितनी भी ये इंस्ट्रूमेंट्स बाहर बने हैं, ऋषि मुनियों ने इसको अंदर सुना, इन इंस्ट्रूमेंट को, और बाहर उनकी रचना की सुन के। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम दिलराज कौर, मैं सिख बैकग्राउंड से हूँ। पली बड़ी यूपी में, मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर थे, तो ट्रांसफर होता था जगह जगह, और हम यहीं बड़े हुए। और लखनऊ में हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर हुई। यहीं हमने भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में संगीत सीखा। उसकी भी बहुत सारी बातें मैं आपसे कहूँगी कि हमारी मम्मी कहती थी कि पूरी गुरबानी रागों में है, और ये जो आवाज़ तुमको मिली है उस प्रभु का, जिस दिन तुम गुणगान करोगी तो मुझे लगेगा मेरा जीवन दिया हुआ वो सफल हो गया। तो उसके बाद हमने गुरुद्वारे में भी बहुत, अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरा खिंचाव होता था मैं जाके सेवा भी करूं। जैसे हमारे यहाँ लंगर की सेवा होती है, जूते चप्पल हैं उनकी भी सफाई की जाती है। तो मैं इन चीज़ों में बहुत बचपन से रही हूँ। और आत्मा अपने में इतनी कंप्लीट है कि उसके पास सिवाय देने के और कुछ है नहीं, वो सिर्फ देती जाती है, देती जाती है। जैसे हम लोग रेडियो को ट्यून इन करते हैं, अगर हम कहीं और घूमते रहें तो एफएम कैसे आएगा, एफएम ट्यून इन करना पड़ता है, फौरन एफएम बोलता है। इसी तरह से ये उस प्रभु की आत्मा इतनी पवित्र और इतनी प्यारी है, गुणों से भरी हुई है। तो क्यों ना हम इससे कनेक्टेड रहें, तो हमारे अंदर वो सब गुण जो हैं, जो छुपे हुए हैं, वो उजागर हो जाएंगे। मशीन क्या कर रही है, आपको वहां से डिस्कनेक्ट कर रही है। और मैं आपको बताऊं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने ऊपर दृष्टि डालें तो आप देखिए ये आंखें कैसे एक बार में सब रंगों को डिस्टिंग्विश करती है। और जो मक्खी है उसकी आंख कंपाउंड है, मैंने साइंस भी पढ़ी है तो कंपाउंड आई होती है, वो हर तरफ देख लेती है। तो हम लोग देखते हैं और उन रंगों को, अलग अलग रंगों को देखते हैं। तो हमारे बाल का एक स्ट्रक्चर आज तक पता नहीं चला, तो साइंस क्या क्या पता। जिन्होंने बहुत डेप्थ में गए उन्होंने वो काम, वो रिसर्च छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये डीएनए को स्टडी करना है, वो निकलता चला आ रहा है, निकलता तो समंदर की गहराई की तरह, तो उसका पता नहीं चला। आसमान की ऊंचाई, खड़ा हुआ है, ना कोई पिलर है ना कुछ है, आज तक पता नहीं चला। समंदर की गहराई पता नहीं चली। तो हम क्यों ना उस शक्ति को देखें कि वो कहाँ से आ रही है। जिस एनर्जी आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, वही भी नहीं कहते आत्मा, कहते हैं यू हैव गॉट ग्रेट एनर्जी। तो हम कहते हैं चलिए हम भी मान लेते हैं। बात की आपने एनर्जी की, बात की आपने शक्ति की, और स्त्री शक्ति की अगर बात करें, आप स्वयं एक स्त्री हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, जमाने बदल रहे हैं, मूल्य बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें स्त्रियां अब संभालती हैं, हालांकि हमेशा से संभालती थी, लेकिन प्रारूप कुछ बदल गया है। नई जनरेशन की जो हमारी श्रोता है, सखियां हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिएगा, आपको ये जो खूबसूरत आत्मा हमारे अंदर अपने में कंप्लीट चीज है, ये आपको थोड़ा सा ट्यून इन करता है, तो आपको गाइड करती है। आपको कौन बताता है कि अब मुझे भूख लगी है, कौन बताता है कि अब मैं चलूं, कोई काम करना चाहिए मुझे। ये जो जितने संदेशे आ रहे हैं ये अंदर से ही तो आ रहे हैं। बाहर से माता पिता, हम कहेंगे हमारा लक इतना स्ट्रांग, हम कहेंगे कि जो संस्कार उन्होंने हमें डाल दिए, वो ये कहती थी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। आई एम रिपीटिंग, आई मस्ट हैव टोल्ड इट इन सम ऑफ माई इंटरव्यूज़, कि उस एनर्जी को मैं कैसे चैनलाइज करूं, बजाय इसके कि ये झगड़े, आपस बच्चे होते हैं झगड़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने चैनलाइज करने के लिए उन्होंने कहा सबसे खूबसूरत चीज़ है आर्ट। तो हम लोग 2 भाई 2 बहन, हम सबको उन्होंने म्यूज़िक में डाल दिया। तो हम लोग सभी गाते थे। यहाँ म्यूज़िक कॉलेज में वो लोग हंसते थे। 5 रसीदें बनती थीं, क्योंकि बड़े भाई साहब तबला भी सीख रहे थे। तो उन्होंने कहा भी माता पिता रह गए, उन्हें भी ले आइए। तो इस तरह से जैसे छुट्टियां होती थी गर्मी की स्कूल में, तो हमें मम्मी ले गई। उस वक्त भी मेरी उम्र 8-9 साल की। वहाँ पे जो स्टिचिंग टीचर है वो कहने लगी आप इतनी छोटी बच्ची को लेकर आई, हमको डर नहीं लगता, इसको सुई चुभ गई, अगर सिलाई सिखाएंगे। तो मम्मी ने कहा तो आप किस लिए हैं? तो वो चुप रह गई, कहती हैं अच्छा ठीक है हम इसको ले लेंगे। दैट्स हाउ आई लर्न स्टिचिंग।
एंड एम्ब्रॉयडरी। तो मैं कपड़ा लाती थी बाज़ार से, मैं कहती थी मम्मी ये ले दीजिए। अब जो भी चाहिए था 1, 1.5, 2 मीटर लाके फ़ौरन काटा, सिला और पहन लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने, जब मुझे मेरा मूड होता था, फ्री होते थे, तो हम ये सब भी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी भी कर लेते थे थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं, हमको कोई मास्टरी तो नहीं थी, लेकिन हमको देख के सब कहते थे ये तुमने कहाँ से लिया, ये तुमने क्या किया। क्योंकि मेरी कपड़ों की जो ज़्यादातर डिज़ाइनिंग मेरी खुद की है। और मुझे, आप हैरान होंगी, मुझे कंसल्टेंसी का भी ऑफ़र आया कि आप हमारी दुकान में आप कंसल्टेंट बन जाइए और जो यूथ है उसके लिए कपड़े आप डिज़ाइन। मेरी बहुत सारे कपड़ों की नकल बहुत ज़ोरों में हुई, क्योंकि मैं जब जर्मनी टूर पे गई थी यूरोप में, तो उनको मेरे कपड़ों को देख के उनको लगा, कहते दे लुक सो कंफर्टेबल। मैंने कहा वो है ही कंफर्टेबल बिकॉज आई हैव थॉट अबाउट ज्योग्राफी, भाई मौसम क्या चल रहा है उसके हिसाब से मेरे रंग होते हैं। मैं ज़्यादातर वाइट पर आ जाती, क्योंकि समरिश यहाँ पे गर्मियाँ ज़ोरदार होती हैं, तो आपका मन ही नहीं करता स्ट्रॉन्ग कलर कैसे पहने। तो मैंने कहा वो ऑफ वाइट, वाइट वगैरह होता है और मैं उसको डिज़ाइन करती हूँ ज्योग्राफी के, क्या मौसम के हिसाब से। तो जितना सिंपल लूज मेरे क्लोज होते हैं, मेरी फ्रेंड्स कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाती थी, ये क्या झबले जैसे पहन के घूमती है। आज वो टॉप पे है फैशन के, आप देखिएगा मुझे लूज फिटिंग्स के, तो मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो आप हैरान होंगे कि जर्मनी में सब मेरे कपड़े ले लिए गए थे और मुझे कोई उनकी टी शर्ट वगैरह दे दी गई। तो मैंने कहा आप लोग रखिए, ये भी मत दीजिए, मैं घर जा रही हूँ, कोई बात नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि when they see me they say you look so comfortable। मैंने कहा yes I am। कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं दिलराज जी, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन इन मोर वेज देन वन। चाहे बात आवाज की हो या अंदाज की, वाकई आप यंगर जनरेशन को बहुत इंस्पायर करती हैं। और अब बात थोड़ी भाषाई संस्कार की कर ले। आपने फिल्म्स में गाने गाए हैं और माय गॉड आपने कितनी भाषाओं में गाने गाए हैं। आपने गाने गाए हैं मराठी में, गुजराती में, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, हरियाणवी, भोजपुरी, सिंधी, कश्मीरी, राजस्थानी, अवधी और ब्रिज भाषाओं में भी। पूरा भारतवर्ष आप में समाहित हो गया। इसमें रह गया, साउथ इंडियन भी मैं गाना चाहती थी, मद्रास से मुझे इनविटेशन भी था, लेकिन मेरे में एक बहुत बड़ी कमी रही है, ट्रैवलिंग से मैं बहुत घबराती थी। सामान बांधो, चाहे आप एक दिन के लिए जाओ तो आपको एक एक चीज़ रखनी पड़ती है और उसको बांधो जाओ। मैं चाहती थी कोई बहुत कंफर्टेबल। एक्चुअली कॉन्सर्ट्स करती मैंने पैसाडीना में, रविशंकर म्यूज़िक सर्कल है, तो बाहर जब गई तो मुझे जिद थी कि मैं सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक गाऊंगी। तो रविशंकर जी आए मुझे इंट्रोड्यूस करने, मैं चाहती थी कि मुझे किसी टाइम पर गाऊं मैं बाहर, तो मुझे रवि जी इंट्रोड्यूस करें। और देखिए इसीलिए जहाँ चाह वहाँ रहा, और वो आए, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो कहने लगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसको इंट्रोड्यूस करके चला जाऊँगा। लेकिन मैंने जैसे ही अनाउंस किया कि ये उस्ताद पद्म भूषण खादिम हुसैन खान साहब की चीज़ मैं गा रही हूँ, तो वो खादिम हुसैन साहब को बहुत मानते थे। तो राग जय जयवंती मैंने बोला तो वो तो बैठ गए, तो गए ही नहीं। पूरा सुन के, उनके लक्ष्मी शंकर जी भी थी तो वो सुनना चाहते थे कि मैं क्या गा रही हूँ। तो इस तरह से वहाँ भी मैंने क्लासिकल म्यूज़िक गाया। यूरोप में वहाँ भी मेरा सब प्योर क्लासिकल म्यूज़िक था, क्योंकि वहाँ मैं क्या गाती। फिल्म के गाने मैंने इसलिए ले लिए, जाओ चुपचाप स्टूडियो में, कहीं आना जाना नहीं ज़्यादा, घर से निकलो स्टूडियो में जाओ और गा लो और आ जाओ। बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, कहना चाहिए। हम आए हैं जब स्टार्ट ही लिया तो आई वॉज वेरी यंग। तो वो फिर मुझे एक होता था थोड़ा सा कम्फर्ट चाहिए, इसके लिए कॉन्सर्ट्स नहीं की। कॉन्सर्ट्स मैंने बहुत छोड़ दिए, जितने किए नहीं उससे कहीं ज्यादा, 90% मैंने काम किया ही नहीं। स्टूडियोज में आपने जिंदगी कॉन्सर्ट से ज्यादा जी दिलराज जी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आपके साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भी उन गीतों के माध्यम से अपनी जिंदगी जी ली। तो आपसे मिलूं और कुछ गुनगुनाने के लिए ना कहूं, ये बड़ी अधूरी सी बात होगी। कुछ सुनाइए। हम ज़रूर सुना देंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त चाहते हैं। बिल्कुल, मांगने की ज़रूरत ही नहीं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमको अगर आप सही माने में पूछें तो हमें लगता है अभी हमारा करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे उस्तादों का गाना सुना और हम अब जब अपने को देखते हैं, पर वैसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस प्रभु ने, परमेश्वर ने कभी दो चीज़ें एक सी बनाई भी नहीं। जैसे टेलर कपड़ा सिलते हैं तो वो उस बॉडी उसके हिसाब से सिलते हैं, अब मेरा कपड़ा किसी और को कैसे आ जाएगा, इस तरह की बात है। लेकिन जिन उस्तादों को मैंने सुना, उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरियाँ मैं गाया करती थी, और आपकी आकाशवाणी में मुझे बुला बुला के मुझे कहती थी अनाउंसर्स, ज़रा वो सुनाओ याद पिया कि आए ना बालम। तो मैं उन लोगों को जब आती थी तो उनको सुनाती थी ये सब। उसके बाद अभी ये मुबारक अली खान साहब को सुना, मुझे बहुत पसंद आया। और ये गुलाम अली खान साहब जब आए यहाँ इंडिया
तो इन्होंने मुझे जब सुना तो ये एक्चुअली स्टीम ले रहे थे, इन्होंने वो टॉवल फेंक के मेरे पास बैठ गया, कहते कुछ सुनाइए। तो मैंने कहा जी हमें हारमोनियम आता नहीं है बजाना, हमने तानपुर पे सब संगीत सीखा है। तो वो खुद लेके बैठ गया, हाँ गाई। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया तो जो उनका टॉवल था उसको उन्होंने निकाल के फेंका, वो स्टीम ले रहे थे, फर्स्ट प्रोग्राम था बॉम्बे में, और वो बैठ गया, कहते हैं तुम्हारे साथ हम एल्बम करेंगे। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने जो गज़ल उनको सुनाई तो वो बिल्कुल ही वॉज जस्ट फ्लोर्ड। तो उनकी जो ठुमरियाँ भी गाई हुई हैं वो मुझे, उनका जो अंदाज़ है, वो जो अप्रोच है ठुमरी की, मुझे बहुत पसंद है। इतनी मुद्दत बाद मिले हो। आपसे खुद के लिए भी और अपने श्रोताओं के लिए भी मेरी गुजारिश है कि आप वो गजल गुनगुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब है। हम आपके लिए अब क्या सुना इतनी चीज़ों। अभी हमने एक गज़ल गाई थी, माना कि मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, माना कि मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, मुझसे बिछड़ के वो भी कहीं का नहीं रहा। वाह। अगला शेर अर्ज है, ले डूबी आसमां को छूने की जिद उससे, ले डूबी आसमां को छूने की जिद उसे, ऊंचाइयां मिली तो जमी का नहीं रहा। क्या खूबसूरत लिखा है। और अगर ऐसे बोल मिलते हैं, ऐसे लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं तो ऑटोमेटिकली धुन बन जाती है, क्योंकि लफ्ज़ जो हैं वो आपको डिक्टेट करने लगते हैं, वो आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम यही गज़ल पेश करते हैं, हामिद साहब की लिखी हुई गज़ल की गज़ल पेश खिदमत है। माना के मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, माना के मेरा प्यार यकीन का नहीं रहा, मुझसे बिछड़ के वो भी कहीं का नहीं रहा, माना के मेरा प्यार। वाह, बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत खूबसूरत एहसास आपकी मखमली आवाज़ में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ दिलराज जी कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से आकाशवाणी लखनऊ के श्रोताओं के लिए वक्त निकाला। और बस यही दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और मुंबई जाकर आपका लखनऊ बहुत जल्दी अब आना हो, यही हमारी दुआ है। आपकी ये प्यारी प्यारी दुआएं मेरे सर माथे पे और हमेशा मेरे हृदय के अंदर छुपी रहेंगी, उनको मैं बहुत संभाल के रखूंगी। और ऐसी दुआएं काश कि मुझे मिलती रहें और मैं बार बार लखनऊ आऊं और अपने सुनने वालों से हमेशा के लिए मुखातिब हूं और मुखातिब रहूंगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारे साथ थी दिलराज कौर, जानी मानी गायिका। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में आपने सुना सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका दिलराज कौर जी को। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट श्रृंखला की अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।